आज मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी का परिचय दूंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आवर्त सारणी की निर्माण की शुरुआत हुई। उसके बाद डॉबेरायदर ने अपने तरीक बनाए, उसमें कुछ कमियां निकली। उसके बाद न्यूलैंड्स ने अपना स्ट्रक सिद्धांत दिया जिसकी कुछ सीमाएं थी। उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है वो बहुत बड़ी देन थी रसायन विज्ञान को, लेकिन उसमें भी कुछ दोष थे। और वो दोष भी मैंने आपको बताए थे कि जैसे हाइड्रोजन के स्थान, समस्थानिकों का स्थान और दो तत्वों के बीच में परमाणु द्रव्यमान अनियमित रूप से बढ़ता था, तो यह अनुमान लगाना कठिन था कि बीच में कितने तत्व मिलेंगे। इन सब कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। कहने का मतलब है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बनाई थी। आरोही क्रम में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा हुआ था, लेकिन 1913 में हेनरी मोजले ने कहा कि अगर हम परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या के अनुसार तत्वों को रखें तो वह अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो आधुनिक आवर्त सारणी निर्माण के लिए जो आवर्त नियम है वो है तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तो परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये तो कक्षा 9 से ही जानते हैं कि परमाणु संख्या जो होती है वो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वही उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या जेड के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। हम आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं? तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें जो सारणी मिलती है वह आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो 18 तो उसमें क्या है, समूह हैं, ऊर्ध्व स्तंभ हैं, ऊर्ध्वाधर, उन्हें हम समूह या ग्रुप कहते हैं। और 7 जो है वो क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त या पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो अब आधुनिक आवर्त सारणी एक ही समूह में कि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी है उसमें एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है। तो एक समूह में जितने भी तत्व हैं उन सब के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो समान होंगे। यह आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों की विशेषता है। जो भी तत्व एक समूह के सदस्य हैं उन सभी के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी उनके अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो समान होंगे। जैसे अगर हम समूह 17 की बात करें तो क्लोरीन Cl उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7 तथा फ्लोरीन F उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 7। तो आप देख रहे हो कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो समान है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह होते हैं वो बाहरी कोष में समान इलेक्ट्रॉन संख्या को दर्शाते हैं। जितने भी समूह हैं, एक समूह के सभी सदस्यों के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। यह आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता है। और अभी मैंने आपको बताया था कितने समूह हैं, 18। तो 18 समूह में प्रत्येक समूह के अगर हम सारे तत्वों को ले लें तो उसके जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। पहले कक्ष के सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होगी, दूसरे तत्व के सभी तत्वों के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। और अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो तत्वों की परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। जैसे कि अभी मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी का परिचय देती हूँ। ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने समूह हैं, 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तत्व हैं, 18 समूह हैं। इन 18 समूहों में तत्वों को जो रखा गया है वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, जैसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखी थी, लेकिन हेनरी मोजले ने इसमें परिवर्तन किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने देखा कि परमाणु संख्या के हिसाब से अगर हम तत्वों को रखें तो वो ज्यादा आधारभूत गुणधर्म होगा। तो जैसे इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा है, उसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। उसके बाद हीलियम को रखा है, उसका 2 होता है। फिर लिथियम को रखा है, उसका 3 होता है। बेरिलियम का 4। तो इस तरीके से हम देखेंगे बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। इस तरीके से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे रखे गए हैं। ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है।
इसमें जो पहले समूह के सदस्य हैं, जो अभी हमने कहा था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसके सभी तत्वों के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन कितने ही कक्ष में क्यों न भरा हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरा होगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2n² बोर के नियम के अनुसार, 2n² के अनुसार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में 1, यानी अंतिम कक्षा में कितना होगा, 1। हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्ष में 1, लिथियम के भी अंतिम कक्ष में 1। अब हम सोडियम में आ जाते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉनों को में अगर हम 2n² के अनुसार भरें तो पहली कक्षा में कितने होंगे, 1, 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। 8, 2, 10 और 1, 11। तो अंतिम कक्ष में इसमें भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से एक ही समूह के सभी तत्वों के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है। और जो समूह हैं वो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं और जो आवर्त हैं वो पड़ी हुई लाइन है। आप देखिए, पहले आवर्त में 2 सदस्य हैं, दूसरे आवर्त में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सदस्य हैं, तीसरे आवर्त में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सदस्य हैं। तो ये आवर्त जो हैं उनको हम इस तरीके से देखेंगे और समूहों को ऐसे। ये आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी की एक विशेषता और है कि इसमें जो धातुएं हैं, जैसे ये व्हाइट कलर में जितना भी सफेद रंग के ब्रैकेट आप देख रहे हैं उन सब में धातुएं हैं। और समूह 3 से समूह 12 तक ये जो है वो डी ब्लॉक के सदस्य हैं, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और उसके अलावा इसमें अधातुएं भी हैं। अधातुएं जो हैं वो आवर्त सारणी में दाईं ओर हैं और धातुएं बाईं ओर हैं। और उनके बीच में जो है उपधातुएं हैं, जिन्हें हम सेमी मेटल कहते हैं। जैसे उपधातुएं हैं बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक, ये उपधातुएं हैं। और अधातुएं हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये अधातुएं हैं। और 18वें समूह में जो है वो अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें किन्हें कहते हैं हम, जो कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में 8वें समूह में थे। अक्रिय गैसें वो गैसें होती हैं जो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, इनका अंतिम कक्ष पूर्ण रूप से भरा होता है और इसीलिए इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो है लैंथेनियम से आगे 57 से लेके 71 तक तत्वों को अलग से रखा गया है, इन्हें लैंथेनाइड्स कहते हैं। और एक्टिनियम से आगे 89 से लेके 103 तक इन्हें अलग से रखा गया है, इन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इस आधुनिक आवर्त सारणी में अलग से रखे गए हैं क्योंकि ये एफ ब्लॉक के सदस्य हैं। तो पूरी आवर्त सारणी 4 ब्लॉकों में बटी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है। इसके बारे में आप अगली कक्षाओं में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, जब भी हम आवर्त की बात करेंगे तो हम कहेंगे बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि आवर्त क्षैतिज लाइनें हैं। तत्वों के परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। जैसे मैं आपको तीसरे आवर्त का उदाहरण देती हूँ। तीसरे आवर्त में आप देखिए, तीसरे आवर्त में ये तीसरा आवर्त है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से तीसरा आवर्त ये है। तीसरे आवर्त के सदस्यों को देखिए क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। तीसरे आवर्त के सदस्यों को जब हम देखेंगे तो हम आवर्त की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे बाएं से दाएं जाने पर। जब हम समूह से बात करेंगे तो हम कहेंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि समूह ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं और आवर्त क्षैतिज लाइनें हैं। तो आप देखिए कि आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के अगर हम उदाहरण लें तो तीसरे आवर्त में क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम का 2, 8, 2, एल्यूमिनियम का 2, 8, 3। ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन का 2, 8, 4, फास्फोरस का 2, 8, 5 और सल्फर का 2, 8, 6, क्लोरीन का 2, 8, 7, ऑर्गन का 2, 8, 8। तो आप क्या देख रहे हो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक एक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। देखिए इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। एक एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अतः कोषों की संख्या समान है। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने कोषों में भरे हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1 2 3 1 2 3 तीसरे आवर्त के सभी सदस्यों जो होते हैं उनके परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन 3 कक्षों में भरे होंगे, क्योंकि तीसरा आवर्त है। अगर चौथा आवर्त होगा तो 4 कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। तीसरे आवर्त के सभी सदस्यों के इलेक्ट्रॉन तीन कोष में ही भरे होंगे, KLM कोष में, लेकिन एक एक अंतिम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। कोषों की संख्या समान वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते हैं। ये तत्व तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLM कोषों में स्थित हैं। यानी कि एक पहचान ये भी है कि जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 कक्षाओं में भरे होंगे वो तीसरे आवर्त के सदस्य होंगे। आप देखिए तीसरे आवर्त के सदस्य हैं और इलेक्ट्रॉन 3 कक्षाओं में भरे हैं, ठीक है, KLM कक्षाओं में। इसके बाद अगली आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता क्या है? आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का भी पता चलता है। तत्वों द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तत्व के जब हम स्थिति देखेंगे कि वो कहाँ पर है, फिर हम उसके परमाणु क्रमांक देखेंगे। परमाणु क्रमांक देखने के बाद हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, तो उस 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के ही हमें पता चलता है कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखने वाला जो तत्व होता है वो कैसे आबंध बनाएंगे? आयनिक यौगिक बनाएंगे, आयनिक आबंध। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करने की क्षमता वाले दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों परमाणु जो हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होंगे, तो संयोजी आबंध बनाएंगे। तो सोडियम को देख के हम पता कर सकते हैं कि यह जो है आयनिक यौगिक बनाएगा ज्यादातर, ठीक है। तो इससे पता चलता है तत्वों द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही निर्धारित होती है। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड मैंने बताया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S, P, D, F। और ब्लॉक F के तत्व जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहे जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन समूह तथा 1 तथा 17 दोनों में रहेगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियों के बारे में, तो उसमें सबसे पहली कमी ये थी कि मेंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाई। तो जो मेंडलीव उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, तो आधुनिक आवर्त सारणी में उसकी व्याख्या इस तरह से की गई कि हाइड्रोजन का स्थान जो है वो अनिश्चित रहेगा। वो समूह 1 में भी रह सकता है और 17 में भी। अपने परमाणु क्रमांक के अनुसार वो समूह 1 में रहेगा, लेकिन उसकी जो लक्षण है, जो उसके गुण हैं, वो दोनों समूह के सदस्यों के साथ मिलते हैं, अर्थात उनकी हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो अनिश्चित है। दूसरा दोष क्या था मेंडलीव के आवर्त सारणी का? समस्थानिक कहाँ रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। अतः परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तो जैसे हम क्लोरीन के 2 समस्थानिक देख रहे हैं, 17Cl35, 17Cl37। अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कोई सारणी बनाई जाती है तो समस्थानिक एक स्थान पर नहीं रह सकते, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 35 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 37 है। तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार तो इन दोनों को अलग अलग स्थानों पर रहना होगा, जो कि असंभव है क्योंकि यह एक ही तत्व के परमाणु हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के अनुसार बनाई है, परमाणु क्रमांक के अनुसार बनी है। तो परमाणु संख्या के अनुसार जो है, परमाणु क्रमांक के अनुसार इस क्लोरीन के इस समस्थानिक का परमाणु क्रमांक कितना है? 17, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक इनके समान है। तो आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव के दूसरे दोष को इस प्रकार दूर किया। उन्होंने कहा क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान है अतः वह एक ही स्थान पर रहेंगे। और संक्रमण तत्वों को समूह 3 से समूह 12 में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। तत्वों के परमाणु क्रमांक एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया था कि तत्वों के परमाणु क्रमांक एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं, अतः 2 तत्वों के बीच या फिर नए खोजे जाने वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक के विषय में भी अनिश्चितता नहीं है। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 2 तत्वों के बीच परमाणु द्रव्यमान अनिश्चित रूप से बढ़ रहे थे, अतः यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि बीच में कितने तत्व मिलेंगे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है, अतः अगर कोई भी नया तत्व मिलेगा तो उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार वह उसी निश्चित समूह में स्थान पाएगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में जब बहुत सारे नए तत्व मिलेंगे तो उनके लिए नए आवर्त और नए समूह बनाए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 7 आवर्त हैं, अगर नए तत्व मिलेंगे तो 8वां आवर्त भी उनके लिए बनाया जा सकता है, लेकिन हर तत्व को जो कि नया खोजा जाएगा उसको उसका स्थान मिल जाएगा। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में जैसे उत्कृष्ट गैस हैं यानी नोबल गैस हैं यानी अक्रिय गैस हैं। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस एक ही बात है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में उन्हें 8वें समूह में रखा गया था, जबकि
आधुनिक आवर्त सारणी में उन्हें 18वें समूह में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो यह आधुनिक आवर्त सारणी का परिचय था जो कि हेनरी मोरे ने 1913 में बनाई थी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं भी हैं। सबसे पहले संयोजकता। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। तो हम कोई भी तत्व उठा के देख लेंगे, जैसे क्लोरीन को हम उठाएंगे तो हम क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखेंगे 17, फिर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8, 7। तो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अगर अतः अपने अंतिम कक्ष को पूर्ण करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, अतः उसकी संयोजकता -1 होगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम सोडियम का उदाहरण लें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 1, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 11 होगा। तो उसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी से हम उसकी संयोजकता बता सकते हैं कि यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आसानी से अपना अष्टक पूरा करेगा। अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने पर जो है अष्टक पूरा होता है। तो सोडियम को अपने अंतिम कक्ष में 8 करने हैं तो वह अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। और अभी मैंने क्लोरीन का बताया था, उसकी -1। इसका मतलब है आधुनिक आवर्त सारणी का अवलोकन करने पर अगर हम किसी भी तत्व को उठाएंगे तो उस किसी भी तत्व की संयोजकता के लिए हमें क्या करना है? सबसे उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद जो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होगा उसे ही देख के हमें समझ में आ जाएगा कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन देख के। परमाणु साइज। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, तत्वों की परमाणु साइज में भी एक आवर्तता है। आवर्तता मतलब एक निश्चित क्रम से वह बढ़ता या घटता है। जैसे एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से, पहले तो परमाणु साइज कहते कैसे हैं? परमाणु साइज जो होती है वो होती है एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी को परमाणु साइज कहते हैं। ठीक है, परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में भरे होते हैं। तो नाभिक से अंतिम कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु साइज कहते हैं। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ये मैं अभी आपको उदाहरण से समझाऊंगी। जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ेगा, और इसका कारण यह है कि जब समूह में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक एक नया कोष जुड़ता जाता है। जैसे ये देखिए, यह एक उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम पहला समूह ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये पहले समूह के सदस्य हैं। अगर हम इनके परमाणु क्रमांक देखें, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रूबिडियम का 37, सीजियम का 55, 55 और फ्रेंसियम का 87। तो जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, जैसे हमने हाइड्रोजन का ले लिया, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो 1 कोष में वह इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद हम लिथियम में जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो 2n² के अनुसार अगर हम देखें, 2n² के अनुसार जो लिथियम है, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा और दूसरे कक्ष में 1। तो अंतिम कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन, लिथियम के इलेक्ट्रॉन कितने कक्षों में भरेंगे? 2 कक्षाओं में भरेंगे। उसके बाद अगर हम सोडियम ले लें 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8, 1। ठीक है, तो ये कितने कक्षाओं में भरेंगे? 1, 2, 3। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है साफ कि हाइड्रोजन के 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 कक्षा में भरेगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 कक्षाओं में भरेंगे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षाओं में भरेंगे, 2, 8, 1। वैसे ही पोटेशियम क्या 19 है, तो 2, 8, 8, 1 4 कक्षाओं में भरेंगे। तो ये साफ दिखता है कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एक एक कोष बढ़ रहा है। इसमें 1 कोष है, इसमें 2 कोष है, इसमें 3 कोष है, इसमें 4 कोष है। और जैसे कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे वैसे वैसे परमाणु साइज बढ़ेगा। अतः समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एक एक कोष बढ़ते जाता है। अगर हम इसमें रूबिडियम में जाएंगे तो इसमें और 5 कोष होंगे। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। ठीक है, अब अगर हम आवर्त में देखें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जैसे मैंने तुमको बताया था, अगर हम तीसरे आवर्त का उदाहरण ले लें, ये तीसरे आवर्त का उदाहरण ले लें हम,
तीसरा आवर्त सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर हम इनको ले लें तो हम देखते हैं कि क्या होगा। परमाणु साइज के विषय में हम कैसे बताएंगे। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि तीसरे आवर्त के सभी सदस्यों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 कक्षाओं में भरते हैं, KLM। ठीक है, तो लेकिन फिर भी परमाणु साइज क्यों घटती है, अभी मैं आपको बताती हूँ। आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों के नाभिक की ओर खींचता है। नाभिक में आवेश बढ़ता है जिससे वह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु संख्या